हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा डायरीज। आज मुझे कनाडा के अंदर पूरे 2 साल हो गए हैं। सो हाँ, मैंने इस 2 सालों के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस करे हैं। कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है और आगे भी मेरी स्ट्रगल जारी है। इन 2 सालों के अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें अपने आप में चेंज करी हैं और अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाए हैं, और साथ ही साथ मुझे बहुत सी नई चीज़ें सीखने को भी मिली और बहुत सी नई चीज़ें देखने को भी मिली कनाडा के अंदर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि मैंने 2 साल के अंदर अपने आप में क्या क्या चेंजेस करे हैं, मैंने क्या क्या स्ट्रगल करी है कनाडा के अंदर, आप लोग कैसे यहाँ पे आके अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और आप लोग अपनी एक नई लाइफ शुरू करते हैं जब भी आप लोग अपनी कंट्री छोड़कर आते हैं। सो आप लोग वहाँ से आप लोग कैसे उठ सकते हैं, कैसे आप लोग अपना लाइफ के अंदर चेंजेस लाके अपने आप को एक नई कंट्री के अंदर बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मैं अभी तक जो है कि मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। मैं स्ट्रगल करी है, बहुत सी चीज़ें नई चीज़ें पता चली हैं, आगे भी और बहुत सारी चीज़ें नई पता चलती रहेंगी, क्योंकि मैं इस कंट्री में बॉर्न तो हुआ नहीं था। तो मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे बहुत से लोग नए मिलते हैं और बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। सो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैं 2 साल पहले यहाँ पे कब आया था, कैसे आया था, और उसके बाद फिर मैंने क्या क्या चीज़ें करी जिससे कि आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। और आगे मैं क्या करूँगा ये मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सो आइए शुरू करते हैं। आज से ठीक 2 साल पहले मैं अपने सारे ऐशो आराम छोड़कर मैं इंडिया से कनाडा मूव हुआ था और मैं सीधा एल्बर्टा प्रोविंस के अंदर एडमिंटन के अंदर मूव हुआ था। तो जब मैं यहाँ आ रहा था पैकिंग वैकिंग करके सब कुछ, जब मैंने फ्लाइट टिकटें वगैरह बुक करवा ली थी, तो मैं यहाँ पे जब आ रहा था तो मेरा जो माइंड सेट था वो ये था कि हम लोग एयरपोर्ट से उतरते ही हम लोग टैक्सी ना करके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि टैक्सी के अंदर मैंने जो इंडिया में बैठे बैठे मैंने जो चार्जेस देखे थे वो चार्जेस आपके बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब तो करता नहीं था। इंडिया में जो जॉब करता था उससे जो सेविंग्स कर रखी थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कैनेडियन डॉलर्स के हिसाब से इंडियन करेंसी जो है वो थोड़ी नीचे है। तो जैसे कि आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो एक कैनेडियन डॉलर आप लोगों का जो इंडियन रुपीज़ है वो 60 से 64 रुपीज़ के आसपास चलता है, कभी 60, कभी 61, कभी 62। सो जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने इंडिया में बैठे बैठे देखा था कि अगर मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लेता हूँ अपने एयरबीएनबी के लिए तो वो कितने डॉलर्स में पड़ेगी। तो वो मुझे मोटा मोटा कुछ करीब 90 डॉलर्स के आसपास दिखा रहा था इंडिया के अंदर। तो मैंने उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा, जो कि पता चला कि उस टाइम के हिसाब से 5500-5800 रुपीज़ के आसपास मुझे एयरपोर्ट से अपने एयरबीएनबी जाने की टैक्सी मिल रही है। और मैंने वहीं पे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो फेयर चेक करा, उसके अंदर 10 to 12 डॉलर्स मुझे चार्ज हो रहे थे। और 10 to 12 डॉलर्स आपके होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 700-750 रुपीज़। तो मैंने ये सोचा था कि मैं एयरपोर्ट से उतरते ही टैक्सी ना लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा और मैंने सर्च किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे कैसे जाना है और कैसे कैसे हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा, तो उससे मुझे पता चला कि एयरपोर्ट से जो मेरा एयरबीएनबी है वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है तो सबसे पहले तो मुझे 2-3 बसेस चेंज करनी पड़ेगी और मेट्रो लेनी पड़ेगी, जिसको यहाँ पे LRT के नाम से जाना जाता है। तो और प्लस साथ में ही उसके अंदर मुझे 2 से 3 घंटे लगेंगे अपने एयरबीएनबी पहुँचने में। सो मैंने देखा कि मेरे पास लगेज भी बहुत है और 10 to 12 डॉलर्स लगेंगे पर पर्सन। तो हम लोग 2 जने थे, तो मैं और मेरी वाइफ। सो 10 to 12 डॉलर के हिसाब से हमें 24 to 25 डॉलर्स लग रहे हैं, प्लस लगेज भी है, प्लस हमको 2 to 3 आवर्स लग रहे हैं अपने एयरबीएनबी पहुंचने में। तो और हमने उस टाइम पे टैक्सी जो एयरपोर्ट के बाहर थी उनसे हमने पता करा, तो टैक्सी वाले जो थे उन्होंने मेरे को बोला कि फ्लैट फेयर है एयरपोर्ट से आपके एयरबीएनबी तक पहुंचने का, जो कि है 70 डॉलर्स। सो मुझे 90 डॉलर्स मैंने इंडिया में देखा था, 20 डॉलर्स मुझे सस्ता मिल गया यहाँ पे। जब 20 डॉलर सस्ता मिल गया प्लस
$25 मेरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लग रहे थे। सो मोटा मोटा मेरे को जो समझ में आया वो $45 के आसपास मेरे एक्स्ट्रा लग रहे थे और हैसल बच रहा था। अगर मैं टैक्सी लेता हूँ तो मैं 40 मिनट्स के अंदर मैं अपने एयरबीएनबी पहुँच जाऊँगा। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर टैक्सी ही बुक कर ली और मैं एयरबीएनबी आ गया। एयरबीएनबी आके हमने थोड़ा सा अनपैक वगैरह करके और हमने रेस्ट वगैरह करा और रेस्ट वगैरह करके हमने अपनी नेक्स्ट डे जो है जर्नी अपनी स्टार्ट करी। उस जर्नी में क्या था, हमें थोड़ा सा ग्रोसरीज परचेज करनी थी, थोड़ी सी हमने जॉब्स भी अप्लाई करनी थी क्योंकि हम नए थे, और हमने किचन भी सेटअप करना था क्योंकि यही होता है जब आप एयरबीएनबी या नए घर में जाते हैं तो आप लोगों को किचन भी सेटअप करना पड़ता है अपने हिसाब से, क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग दूसरे तरीके से खाना बनाते हैं और यहाँ पे दूसरे तरीके से बनता है। इंडिया के अंदर आपकी प्रोपेन गैस वगैरह होती है, यहाँ पे आपको किसी घर के अंदर आपको प्रोपेन गैस मिल जाएगी जो नए घर बन रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं उसके अंदर आपको कॉयल वाली गैस मिलेगी या फिर आपको इंडक्शन वाली गैस मिलेगी। तो उस पर कैसे सेटअप वगैरह करना है अपने जो हम लोग खाना वगैरह लाए हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर रोटी वगैरह तो बनती नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ा वो भी सेटअप करना था। जॉब्स भी अप्लाई करनी थी, ढूंढना भी था कि जॉब्स कैसे अप्लाई हम लोगों को कैसे जॉब्स मिलेगी, और ग्रोसरी परचेज करनी है, कहाँ पे जाना है ग्रोसरी परचेज करने, ये सब ढूंढना था। तो नेक्स्ट डे हमने वो स्ट्रगल स्टार्ट करी। बस का फेयर वगैरह देखा तो $3.5 लग रहे थे, $3.50 बेसिकली लग रहे थे पर पर्सन ग्रोसरी के। और ग्रोसरी स्टोर हमारे, अगर हम वॉक करके जाते हैं तो हमारे घर से 40 to 45 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे ग्रोसरी स्टोर था। बस से जाते हैं वही ग्रोसरी स्टोर 10 मिनट्स में आ जाता है, ड्राइव करके जाते हैं तो भी 10 मिनट्स में आ जाता है। तो नए नए आए थे, जॉब थी नहीं, $3.50 पर पर्सन हमें ज़्यादा लग रहा था। तो हमने क्या कर, हमने वॉक करनी स्टार्ट करी ग्रोसरी स्टोर की तरफ। हम वॉक करके गए, ये हमारी पहली स्ट्रगल थी कनाडा के अंदर, क्योंकि जब भी मैं इंडिया में रहता था मैंने इतनी लंबी वॉक बचपन में करी होगी, लेकिन बड़े होने के बाद जब मेरी जॉब वगैरह लग गई उसके बाद मैंने इतनी लंबी वॉक शायद ही कभी करी होगी। तो मैंने 45 मिनट्स की वॉक करी, ग्रोसरी परचेज करी। ग्रोसरी परचेज करके हमारे पास 2 बड़े बड़े बैग्स थे ग्रोसरी के, वो हम उठा के पैदल वापसी हम अपने एयरबीएनबी आए बिना बस लिए, क्योंकि हमें $14 पहले डे के ऊपर खर्च करना बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो हम वॉक करके गए। उससे हमने ये भी देखा कि वॉक करके जाएंगे तो हमें थोड़ा सा कनाडा के वेदर का, कनाडा की रोड्स का, कनाडा के रूल्स रेगुलेशन का रोड्स पे, और साथ ही साथ अपनी ग्रोसरी परचेज कर लेंगे और हमारे $14 भी बच जाएंगे। तो वो हम करके लाए। बहुत मुश्किल हुई टू बी ऑनेस्ट। जाने में तो ईजी था, वापस आने के साथ साथ वापस आने में आपको वॉक भी करनी है, साथ में 2 बड़े बड़े बैग भी हैं। तो वो हम लोग बैग लेकर हम वापसी आए, थक गए थे, रेस्ट करा। उसके बाद ये हमारी पहली स्ट्रगल थी, ग्रोसरी स्टोर वगैरह देखा, सब कुछ देखा। उसके बाद हमें जॉब ढूंढनी थी और प्लस साथ ही साथ एयरबीएनबी मैंने 20 डेज का करवाया था, तो साथ ही साथ मुझे रेंट के ऊपर घर भी चाहिए था कि 20 डेज बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि रेंटल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो आप लीज साइन कर लेते हैं तो रेंट आपको कम पड़ता है एज कम्पेयर टू अगर आप अपने एयरबीएनबी के डेज बढ़वा लेंगे तो। उसके बाद हमने जॉब सर्च करी, फिर ऐसे ही किसी पोर्टल से हमें एक जॉब मिली जो कि मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पे थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और यही अगर आप वहां पे ड्राइव करके जाएंगे तो वही आपको 40 to 45 मिनट्स पड़ेंगे, जो कि कनाडा जैसे कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम है, क्योंकि यहाँ पे रोड्स खाली होती है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता। तो अगर सपोज करिए अगर आपको 20 किलोमीटर जाना है, तो अगर ट्रैफिक नहीं है तो 20 किलोमीटर जाने में आपको 15 से 17 या मैक्सिमम 20 मिनट्स ही लगेंगे। इंडिया की तरह नहीं कि अगर आपको 20 किलोमीटर जाना है तो आपको 1 घंटा लग जाएगा पहुंचने में, नहीं, यहाँ पे नहीं लगते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप ये सोचिए कि अगर मैं 40 मिनट्स दूर जा रहा हूँ तो कितने किलोमीटर होगा। और मिनिमम जो वेज रेट है एल्बर्टा के अंदर वो है $15 पर आवर। उसके अंदर आपके टैक्स भी कटेंगे, ये नहीं कि 15 आपके हाथ में आ गए। टैक्सेस बहुत ज्यादा है कनाडा के अंदर, तो बहुत ज्यादा टाइम था। और साथ में मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, लाइसेंस भी नहीं था उस टाइम के ऊपर। तो मैंने वहां गया, मैंने देखा वहां पे वो आंटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे को जॉब ऑफर करी। उन्होंने मेरे को फर्स्ट 7 डेज के लिए तो उन्होंने मुझे बोला कि सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपको ये काम सिखाना पड़ेगा, तो 7 डेज में हम आपको ट्रेन कर देंगे, तो सैलरी नहीं मिलेगी 7 डेज। लेकिन वो रेस्टोरेंट था तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको हम खाना दे देंगे, लेकिन
नॉर्मली वो जो रेस्टोरेंट थे वो अपने स्टाफ को 50% डिस्काउंट पे देते थे, लेकिन मुझे फर्स्ट 7 डेज के लिए उन्होंने फ्री ऑफर करा था, लेकिन उन्होंने सैलरी ऑफर नहीं करी थी। लेकिन वहीं पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर मैं जाता था, मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे पहुंचने में और 1.5 से 2 घंटे आने में, तो 3 घंटे लग जाते थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको यहीं जॉब करनी है तो आप आसपास घर देख लीजिए, अगर आप आसपास ही रहेंगे तो आपको ईजी रहेगा अप डाउन करने के लिए। तो मैंने ट्राई भी करा, वहाँ पे आसपास घर ढूंढा भी, स्पेशली मैं गया घर ढूंढने के लिए, लेकिन उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा रेंट था और उस टाइम पे बेसमेंट का 1 बेडरूम बेसमेंट का ही $1000 रेंट था। और इतनी ना तो वो आंटी मुझे सैलरी दे रही थी, फर्स्ट 7 डेज में वो सैलरी थी भी नहीं, प्लस वो मेरी पार्ट टाइम जॉब थी, वो मेरे को पार्ट टाइम ऑफर कर रही थी। पार्ट टाइम यहाँ पे होता है 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स वो मुझे दे रही थी, 4 to 5 आवर्स वो मेरी वाइफ को ऑफर कर रही थी। तो और सो हमने हिसाब वगैरह लगाया तो हमारा बैठ नहीं रहा था, लेकिन वही है कि हमें जॉब तो चाहिए अगर इनिशियल डेज के अंदर हमारे खर्चे शुरू हो चुके हैं। सो उन आंटी ने ऑफर करा सब कुछ, हमने घर भी ढूंढे, घर समझ में नहीं आया। इन द मीन वाइल हम सर्च कर ही रहे थे कि हमें कुछ बेटर मिल जाए, हमारे घर के आसपास मिल जाए। सो मुझे फिर 4 दिन के अंदर अंदर मुझे एक मेरे घर के सामने ही मुझे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई थी, जो कि थी पार्ट टाइम, लेकिन उन्होंने बोला था कि रश के हिसाब से हम आपके आवर्स भी बढ़ा सकते हैं, कि अगर रश हुआ तो अगर आपने 4 घंटे काम करना है तो हम आपको बोल देंगे कि जी 2 घंटे और रुक जाओ, 3 घंटे और रुक जाओ, रश नहीं हो तो आप 4 घंटे में चले जाना। लेकिन वो मेरे घर के सामने थी, तो मेरा प्लस पॉइंट ये था कि ना मेरे कन्वेंस के पैसे लग रहे थे 2 घंटे जाने के, प्लस मेरा टाइम बच रहा था। तो उस टाइम पीरियड के अंदर सपोज अगर मैं 4 घंटे कहीं पे काम करता हूँ, यहाँ पे काम करने की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप लोग कितनी भी जॉब कर सकते हो जितनी आपकी हेल्थ आपका बॉडी अलाउ करे, कोई आपको मना नहीं करेगा। आवरली वेजेस मिलते हैं, आपको आवरली नहीं मिलेंगे, 15 डेज में या हर 15 डेज में सैलरी मिलेगी, या हर बाई वीकली आप कह सकते हैं, या फिर सेमी मंथली आपको सैलरी मिलेगी। तो मतलब आप मोटा मोटा मान के चलिए हर 15 दिन में आपकी सैलरी आ जाएगी, हर 15 दिन में आपके जो आवरली वेजेस है वो आपको मिल जाएंगे। सो लेकिन डेली बेसिस पे नहीं मिलता है। सो उन्होंने मेरे घर के सामने ही मुझे जॉब दे दी, तो मैंने फिर उन आंटी को मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ना तो मुझे घर मिल रहा था, प्लस पार्ट टाइम था, उन्होंने आवर्स बढ़ाने की भी बात नहीं करी थी, प्लस 7 डेज मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी, उसके साथ साथ बहुत दूर था। तो मैंने अपने घर के सामने जॉब ले ली, मेरे जॉब स्टार्ट हो गई, सब कुछ हो गया। फिर मैंने घर ढूंढना स्टार्ट किया। अब घर ढूंढने की स्ट्रगल अलग थी, हम ऑनलाइन भी सर्च करते थे। यहाँ पे ना लोग बोर्ड्स टांग देते हैं कि यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टी है, आपको रेंट पे लेना है तो इतने बेडरूम का आपको खाली है, लेना है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। फिर हमने एक घर सर्च किया, हमने बात करी। तो यहाँ पे जब आपको घर लीज पे देते हैं ना, तो वो आपका बैकग्राउंड जरूर चेक करेंगे। तो वो आपका बैकग्राउंड चेक करा कि आप लोग जॉब कहाँ करते हो, किस हिसाब से जॉब करते हो, क्या जॉब के टाइमिंग्स हैं। वो आपसे रेफरेंस मांगेंगे कि अपने मैनेजर का नंबर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को घर दे दें, आप लोग 1 महीने रेंट दे पाए, 2 महीने रेंट दे पाए, फिर 3rd मंथ से आप रेंट देना बंद कर दें, तो फिर वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में ना थोड़ी सी खटास आ जाती है, थोड़ा सा मनमुटाव आ जाता है। और ओवर कनाडा जैसे शहर के अंदर ना समर्स के अंदर ही आप लोगों को ज्यादा ये रेंटल प्रॉपर्टी वगैरह सर्च करनी मिल जाएगी, रेंट पे घर मिल जाएंगे, क्योंकि विंटर्स के अंदर कोई रेंटल प्रॉपर्टी सर्च करता नहीं है। सब लोगों ने अपने समर्स के अंदर लीज पक्की कर रखी होती है, क्योंकि विंटर्स के अंदर यहाँ पे बहुत हार्श विंटर्स होती है, जैसा कि आप लोग वो जानते ही हैं। नहीं जानते तो गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि एडमिंटन के अंदर विंटर्स कैसी होती है। तो विंटर्स का सब लोग अपना समर्स के अंदर ही अपना जुगाड़ करके रखते हैं कि विंटर्स में कहाँ रहना है। विंटर्स में कोई सर्च नहीं करता, थोड़े बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को के अलावा सब अपना घर ढूंढ के रखते हैं कहाँ रहना है, क्योंकि विंटर्स बहुत खराब है, तो पहले से ही डिसाइडेड होता है कहाँ रहना है। और अगर आप लोग विंटर्स के अंदर रेंट देना बंद कर देंगे तो लैंडलॉर्ड कहाँ जाएगा, ना उसे रेंट मिलेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे हैं कि आप लोग घर खाली करवा नहीं सकते, स्पेशली विंटर्स के अंदर, क्योंकि बंदा जाएगा कहाँ, बाहर इतनी ठंड है, वो उसने जम जाना है। तो इसलिए लैंडलॉर्ड पूरा सोच समझ के सब कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करा के उसके बाद आपको लीज पे घर देगा। उसके बाद फिर मेरे को घर मिल गया, जॉब इनिशियली लगी गई थी, पसंद नहीं थी, लेकिन हाँ खर्चे तो निकालने थे और जेब से कम पैसा खर्च हो, इसलिए
हम लोगों ने वो जॉब ले ली। फिर मेरी वाइफ की जॉब लग गई तो थोड़ा सा हम लोगों को सहारा मिल गया। तो ये थी हमारे इनिशियल 20-25 दिन की जॉब लेने तक की स्ट्रगल, घर लेने तक की स्ट्रगल, और इंडिया से कनाडा आने तक की स्ट्रगल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इतना ही 20-25 दिन के बारे में ही बता पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। 2 साल की कहानी मैं 20 मिनट में नहीं बता सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करूंगा कि बाकी उसके बाद मैंने क्या करा, कैसे मैं आगे जॉब सर्च करता रहा, कैसे मैंने दूसरी जॉब ली, कैसे मेरी वाइफ ने यहाँ पे घर पूरा सेटअप करा, कैसे हम लोगों को थोड़े से रूल्स रेगुलेशन और ज़्यादा पता चले, कैसे मैंने गाड़ी ली, कैसे मैंने लाइसेंस बनवाया, कैसे मैंने टेस्ट पास किया। ये सब चीज़ें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीज़ा डायरीज। एंड हाँ, प्लीज़ subscribe my channel, like my videos and share as much as possible. Thank you.